हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से टिश्यू। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हमारी एनसीईआरटी से बात करें तो ये चैप्टर जो है वो 7th है, लेकिन यूनिट का जो चैप्टर है ये चैप्टर 3rd है आफ्टर एनाटॉमी। हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ना था, जिसमें हमने सबसे पहले मोर्फोलॉजी जो पार्ट है वो कंप्लीट किया और दूसरा पार्ट जो हमने कंप्लीट किया वो थी हमारी एनाटॉमी। तो जब भी आप बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तो ये बेसिकली वो पार्ट है जो कि जिसमें जितने भी एनिमल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, क्योंकि एनाटॉमी ह्यूमंस की बहुत ज़्यादा टफ होती है। आप जब भी बात करेंगे भाई डिफरेंट एनिमल्स की या फिर ह्यूमंस की या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसमें कई सारे टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं विच आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जब कोई भी टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए केपेबल हो जाता है तो वो टिश्यू बनाता है। और इसी टिश्यू मतलब हमारी बॉडी में सिंगल टाइप ऑफ टिश्यूज़ नॉट प्रेजेंट, बल्कि कई सारे काइंड ऑफ टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और यही जो कई सारे टाइप के टिश्यू हैं ये पूरा बनाते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, बेसिकली 2 ही हैं। सबसे पहला हमें समझना है यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में कि जो ह्यूमंस की में भी और एनिमल्स में भी हम जब भी बात करते हैं तो हमारे पास कुछ टिश्यूज़ प्रेजेंट है। वही टिश्यूज़ हमारे क्या बनाते हैं, पूरी की पूरी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। क्लियर। और जब हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे पार्ट में तो एनिमल का एनाटॉमी बहुत डिटेल में नहीं बताया, ह्यूमन का एनाटॉमी बहुत डिटेल में नहीं बताया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे आपका जो कुछ एनिमल्स हैं लाइक आपके एनसीईआरटी में फ्रॉग मेंशन है, आपके एनसीईआरटी में अर्थवॉर्म है और लास्ट आपका कॉकरोच है, जिसमें हमने अर्थवॉर्म और फ्रॉग नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सीबीएसई के सिलेबस में अब नहीं है। सबसे पहले जो टॉपिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का ही, वो है हमारा टिश्यू। टिश्यू जब हमने एनाटॉमी पढ़ी थी तो एनाटॉमी में भी जब प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था सबसे पहले, तो उस प्लांट टिश्यू के बारे में भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। प्लांट टिश्यू के बारे में क्या, टिश्यू के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली या बेसिकली जो टिश्यू है वो हमारा क्या है। और जब भी आप बात करते हैं टिश्यू की तो ये बॉडी के अंदर क्या चीज़ होती है या किस स्ट्रक्चर को हम टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूं व्हाट इज़ टिश्यू तो मैं क्या बोलूँगी कि बॉडी का एक वो ग्रुप ऑफ सेल या फिर एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए केपेबल है। तो कोई भी ग्रुप ऑफ सेल जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहा है वही पार्ट आपका क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। तो अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन आपको बोलूँ तो वो क्या है, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब सेम सेल का ही एक ग्रुप विच इज हैविंग अ सेम ओरिजिन एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक तो ओरिजिन सेम है और दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, स्पेसिफिक है। तो यही टर्म किसको दिया जाता है, टिश्यू को दिया जाता है। सबसे पहले जो डिस्कवरी की वो किसने करी, बायचार्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले टिश्यू को एक्सप्लेन किया। ये जो टर्म है ये इससे पहले एक एनग्रू नाम के साइंटिस्ट और थे, उनके थ्रू दे दिया गया था। जैसे प्लांट एनाटॉमी जब हमने पढ़ी तो प्लांट में भी हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में जाना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे जान चुके हैं। अब प्लांट टिश्यू की बात करें तो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, जिसमें हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू की बात करी थी। लेकिन जब भी हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की तो ये दे आर फार डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट टिश्यू, मतलब प्लांट टिश्यू से कई ज़्यादा अलग हैं। और ये जो कई ज़्यादा अलग हैं ये आपका स्ट्रक्चर जो बनाता है ये कैसे बनाता है अब उसको समझेंगे। बेसिकली जो स्ट्रक्चर है हमारे सेल्स का वो फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। लाइक हम जब भी बात करते हैं कि भाई जो भी एक्टिविटी, जो भी काम हमें परफॉर्म करवाना है उसी काम के बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर सेल का या फिर कोई भी चीज़ की हम बात करें वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होती है। सेम चीज़ होती है हमारे टिश्यूज़ के साथ या फिर सेल्स के साथ।
जिस तरीके का काम जो तरीके का सेल कर रहा है, लाइक किसी सेल को एब्जॉर्प्शन करना है, किसी सेल को सिक्रीशन करना है, किसी सेल के अंदर कोई अलग अलग चेंजेस हैं, तो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर सेल की बात करते हैं तो वो सेल जो पर्टिकुलर काम या जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वही स्ट्रक्चर आपका क्या मतलब उसी के अकॉर्डिंग हमने टिश्यू को क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। अब जब स्ट्रक्चर फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, देयरफॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर फाउंड इन द बॉडी। अब अलग अलग तरीके के टिश्यूज जो हैं वो हमारी बॉडी में मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप के टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। किसके बेसिस पे भाई, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, डिपेंडिंग ऑन द एनिमल जो कि जिस जगह पे वो प्रेजेंट है। तो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन वी हैव डिवाइडेड द एनिमल टिश्यू इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज। अब यहाँ जो डिफरेंट कैटेगरीज हमें समझनी है वो क्या है एनिमल टिश्यू की, देख लेते हैं। पूरे के पूरे टिश्यूज़ को हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इन टिश्यूज़ को हमने फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिंपल एपिथेलियल को हम फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि हमारी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, और लास्ट में क्यूबॉइडल और कॉलमनार से ही कनेक्टेड एक और टिश्यू होता है जिसको हम सीलिएटेड टिश्यू बोलते हैं। कंपाउंड को आपका सिंपल मल्टी लेयर्ड है, सेम जैसे स्क्वेमस क्यूबॉइडल कॉलमनार है ऐसे ये भी होते हैं, पर ये मल्टी लेयर्ड होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को हमने फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड किया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू है या फिर बेसिकली लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को हम फर्दर 3 पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं।
कार्डियक मसल्स। ये पूरा का पूरा एक छोटा सा चार्ट है आपका किसका, हमारे एनिमल टिश्यू का, जिसमें हमने सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया है दो टिश्यूज़ में। एक तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ है और दूसरा है हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जिसमें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को आपने स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सीलिएटेड में डिवाइड किया। नेक्स्ट बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियल जो है वो टिश्यू है या वो लेयर ऑफ टिश्यू है जो कि मल्टी लेयर्ड टिश्यू बनाती है। मल्टी लेयर्ड के बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, दूसरा काइंड ऑफ टिश्यू जो हमारे पास प्रेजेंट है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में भाई वो टिश्यू जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन जोड़ने का काम करता है। ये टिश्यू हमारा क्या कहलाता है, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। और कनेक्टिव टिश्यू को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट हमारे मस्कुलर टिश्यू हैं। मस्कुलर टिश्यू को हम फर्दर 3 पार्ट्स में, स्केलेटल मसल्स, नॉन स्ट्राइडेड, स्केलेटल को स्ट्राइडेड भी कहते हैं, अनस्ट्राइडेड या फिर स्ट्राइडेड मसल्स, और थर्ड है हमारी कार्डियक मसल्स। नर्वस टिश्यू एक सिंगल टिश्यू है जिसमें हम कोई भी डिवीजन नहीं देते। यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एडियोलर और एडिपोज। और अगर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे हमारा बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है, लिम्फ है, तो ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो पूरे के पूरे एनिमल टिश्यू में सबसे ज़्यादा कैटेगरी मतलब डिवीजन अंडर डिवीजन, और जो डिवीजन दिया है वो भी किसके बेसिस पे दिया है, वो डिवीजन भी दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द लोकेशन एंड फंक्शन, कि कहाँ प्रेजेंट है और कैसा लोकेशन शो करते हैं। तो इसी लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पे इन पार्ट्स को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम 1 बाय 1 एक एक करके सारे के सारे टिश्यूज़ को जो है वो डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले टिश्यूज़ हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। हमने पहले भी कई बार बात की है एपी टर्म से कनेक्टेड, लाइक कभी हम बात करते हैं भाई एपिडर्मिस से कनेक्टेड, या फिर हम प्लांट्स में भी जो एपिकल पार्ट है, जब भी हम एपी टर्म इस्तेमाल करते हैं तो इट इज़ कंसर्न विद द आउटर मोस्ट पार्ट, मतलब किसी भी चीज़ के कवर को बनाने के लिए, किसी भी पार्ट की कवरिंग करने के लिए जो टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट होता है वो टिश्यू हमारा एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। लाइक मैं आउटर मोस्ट स्किन की बात करूँ, मैं आपके ऑर्गन्स की कवरिंग की बात करूँ, मैं आपके एलिमेंट्री कैनाल की कवरिंग की बात करूँ, तो वो टिश्यू जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाता है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। और एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कॉमनली रेफ़र किया गया एपिथेलियम की वजह से। जो टर्म है एपिथेलियम वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, रूस एक साइंटिस्ट थे और ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये या तो एक सेल से मिलके बना होगा या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना होता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को 2 डिविजन्स दिए थे, जैसे जो चार्ट हमने पढ़ा उस चार्ट में हमने एपिथेलियल टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बने होते हैं सिंगल लेयर से, कंपाउंड एपिथेलियल बने होते हैं आपके मल्टी लेयर से। तो जब भी आप सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करें या फिर
कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू को भी हमने उनकी लेयर्स के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली एन एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ द सेल्स दैट कवर्स द लाइन एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेसेस ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट। लाइक मैंने एक्सटर्नल की बात करी तो हमारी बॉडी की कवरिंग की बात करें, अगर मैं बात करूं मेरी एलिमेंट्री कैनाल की जो एक्सटर्नल कवरिंग है या फिर इंटरनल कवरिंग की भी बात करें तो कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करें कई सारे ग्लैंड्स भी किन से मिलके बने होते हैं, इन्हीं टिश्यूज़ से मिलके बने होते हैं। भाई जब भी आप किसी पर्टिकुलर ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो ग्लैंड का मतलब है एक सीक्रेशन देने वाला। ग्लैंड का मतलब हमारा क्या है, एक सीक्रेशन देने वाला। और जब भी आप एक सीक्रेशन देने वाले पार्ट की बात करते हैं तो सीक्रेशन देने वाले का मतलब क्या हुआ, जो किसी वो सेल जो कि अपने अंदर से कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो सीक्रेट लगातार करता हो, तो वो भी क्या चीज़ होते हैं, अ काइंड ऑफ सेल्स ही होते हैं। तो जब भी सेल्स का सीक्रेशन हो रहा है तो वो सीक्रेशन किसकी हेल्प से होता है, वो सीक्रेशन होता है हमारा उन्हीं टिश्यू की वजह से। तो कुछ कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो कि हमारे टिश्यू की तरह, मतलब कुछ कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि आपके एक्चुअल टिश्यू ही होते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर बात करें एपिथेलियल टिश्यू का तो अलग अलग सेल्स होते हैं जो कि कभी क्लोजली अरेंज्ड होते हैं या फिर एक सिंगल लेयर होगी या फिर बहुत सारे लेयर्स होंगे। आपस में सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट रीजन बनाते हैं और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और इनके बीच में कुछ ना कुछ मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है सेल्स की। जैसे एपिथेलियल की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू तो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स ही होते हैं, लेकिन अगर किसी टिश्यू की बात करें जिसमें कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं है तो वो हमारे आपके सिंपल कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। क्लियर। एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ बेसल सरफेस एंड अ फ्री सरफेस। अब यहाँ पे भी दो सरफेसेस होती हैं, एक तो बेसल सरफेस है और एक फ्री सरफेस है। क्योंकि अभी जैसे ही मैं आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू की टाइप समझाऊंगी तो उसमें हम डायग्राम के थ्रू एक पढ़ेंगे, तो उसमें हम दो सेल्स देखेंगे। एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि उन सेल्स को आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठा करने का, ज्वाइन करने का काम करती है, तभी वो टिश्यू बनाता है। और दूसरा होता है आपका फ्री सरफेस वाला अपर सेल। क्लियर। इसके बाद जो बेसल मेम्ब्रेन है ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है ताकि इजीली स्ट्रेचिंग किसी भी नॉन सेलुलर पार्ट में जो है वो परफॉर्म करवाई जा सके। क्लियर। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके किसकी, कनेक्टिव टिश्यूज़ की। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारे क्या प्रेजेंट नहीं होते हैं, बेसल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। जो फ्री सरफेस है एपिथेलियल टिश्यू की वो या तो फ्लूइड भी बनाती है या फिर अगर हम बात करें जैसे ग्लैंड वाला पार्ट है तो भाई ग्लैंडुलर सीक्रेशन होगा तो वो फ्लूइडिटी भी मेंटेन करेंगे, नहीं तो ज़्यादातर आपके सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है। क्लियर। तो अगर मैं बोलूँ तो फ्री सरफेस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू faces either a body fluid or the outside environment and thus provide a protective covering to the external and internal surfaces body parts। मतलब बॉडी पार्ट्स के सरफेसेस को कवर करने के लिए जो पार्ट है वो टिश्यू बनाता है, जो कि इंटरनल पार्ट भी बना सकता है और एक्सटर्नल पार्ट भी बना सकता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो वी हैव क्लासिफाइड द एपिथेलियल टिश्यू इनटू द टू पार्ट्स। सिंपल एपिथेलियल जिसकी खासियत है कि वो सिंगल लेयर से मिलके बना होता है, और अगर मैं दूसरी बात करूँ कंपाउंड एपिथेलियल की तो इसकी खासियत है कि ये कितने सेल से मिलके बना होगा, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल। तो जब भी आप कंपाउंड की या फिर सिंपल की बात करेंगे तो सबके फंक्शन जो हैं वो अलग अलग है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या स्टार्ट कर रही हूँ, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट कर रही हूँ। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं जो कि एक सिंगल सेल बनाए, वही टिश्यू हमारा क्या कहलाता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्क्वेमस एपिथेलियल।
इसको हम सिंपल स्क्वेमस भी नहीं कहते हैं, मतलब डायरेक्ट स्क्वेमस भी नहीं कहते हैं, बल्कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल कहते हैं, क्योंकि कंपाउंड टिश्यू के अंदर भी आपके स्क्वेमस एपिथेलियल जो है वो देखने को मिलेंगे। वहाँ पर वो होंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, यहाँ पे हम सिंपल नाम दे देते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल। सेल्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा, अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, काफ़ी थिन सेल्स एक दूसरे पर अरेंज है। ये है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर इसको मैं ऊपर से विजुअलाइज करूं तो ये इस तरीके के सेल्स दिखते हैं। फंक्शन एंड लोकेशन। भाई एक लॉजिकल सी चीज़ समझेंगे, हम जितने भी टिश्यूज़ के बारे में अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसमें हमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है? सबसे पहला तो फंक्शन पढ़ना है और दूसरा हमें पढ़ना है इनका लोकेशन। लोकेशन की बात करें तो भाई सबसे पहले लोकेशन ही बता देते हैं आप, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थिन सेल्स हैं तो यहाँ पर हमें थिन सेल्स के नाम से समझ में आता है कि आप जब भी थिन सेल्स की बात करते हैं तो दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, या तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे या फिर हम बात करें फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर? तो अब एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो ब्लड वेसल्स हैं, आपके एल्विलाई हैं, इन सब जगहों पर आपके कौन प्रेजेंट होते हैं? यही स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं क्या जवाब दूं यहाँ पे? मैं जवाब दे सकती हूँ लोकेशन। लोकेशन हो सकती है हमारी सिंपल वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स और दूसरा बात कर सकते हैं हम एल्विलाई सेक। फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन, या फिर आप जैसे बोमन्स कैप्सूल की बात करते हैं तो फिल्ट्रेशन भी है। कहाँ? बोमन्स कैप्सूल में। क्लियर? तो सबसे पहले हमने स्क्वेमस एपिथेलियल की बात करी। स्क्वेमस एपिथेलियल हमारे वो सेल्स हैं जो कि सिंपल बात करें एक सिंगल थिन लेयर ऑफ सेल्स से बने होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। जो सेल्स हैं ये एक टाइल्स की तरह, जैसे फ्लोर पे एक टाइल्स फिट होता है इसकी तरह अरेंज होते हैं। और पेवमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल मतलब वही जो इनको जोड़ने का काम कर रहा है एक दूसरे के साथ, ये इस जगह पे जिसको हम पेवमेंट मेम्ब्रेन या बेसिकली आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करेगा। क्लियर? इसके साथ साथ जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? पॉलीगोनल हैं शेप के अंदर, और जो न्यूक्लियस है वो फ्लैट होता है, जिसकी वजह से आपका जो सेल्स है वो आपको कैसे, भाई यहीं देख लेते हैं, ये है हमारा न्यूक्लियस, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और ये हमारा सेल का मेम्ब्रेन है। लोकेशन है एपिथेलियम, ये अब ज़्यादातर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, एल्वुलर सेक्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, बोमन्स कैप्सूल हैं, हेनले लूप हैं, इन सब जगहों पे मतलब जहाँ पर भी आपको एब्जॉर्प्शन करवाना हो वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्योंकि हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी जानते हैं, तो उन सब जगहों पे ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरे अगर हम बात करें फंक्शन की तो फिल्ट्रेशन है बोमन्स कैप्सूल से, एब्जॉर्प्शन करवा रहे हो आप, एक्सचेंज ऑफ, जैसे एल्विलाई है तो यहाँ पर एल्विलाई का मैंने नाम लिखा है तो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, और मटेरियल जो है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू तो वो भी एक्सचेंज होता है। तो जब भी आप सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की बात करते हैं तो ये स्क्वेमस एपिथेलियल डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। दूसरे अगर मैं बी पार्ट की बात करूँ तो बी पार्ट है हमारा क्या? क्यूबॉइडल एपिथेलियल। सेकेंड पार्ट इज योर क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल से टर्म आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं यहाँ बात कर रही हूँ क्यूब जैसे सेल्स की।
इस तरीके का होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्यूबॉइडल सेल की बात करें तो भाई क्यूबॉइडल सेल का अब लॉजिकल सी चीज़ें हमें क्या देखने को मिलेगा, फंक्शन और लोकेशन। लोकेशन ज़्यादातर ट्यूब्यूलर पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, किडनी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, थायराइड फॉलिकल्स हैं, ओवरीज हैं हमारे टेस्टिस की, इन सारे पार्ट्स के अंदर हमारे जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन मैंने आपको बताया वही ट्यूब्यूलर पार्ट्स नेफ्रॉन, किडनी डक्ट्स, ग्लैंड्स, थायराइड के फॉलिकल्स, इन सब में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ फंक्शन की, तो फंक्शन क्योंकि पीसीटी में प्रेजेंट है, किडनी के ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है, तो इन सब में ये किस चीज़ में हेल्प करता होगा, रीएब्सॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। और कहीं कहीं जगहों पर सीक्रीशन और एक्सक्रीशन भी होता है। मतलब जैसे मैंने आपको लोकेशन बताया, लोकेशन क्या कह रहा है, लोकेशन कह रहा है कि जो सेल प्रेजेंट होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सिंपल किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, पीसीटी, डीसीटी, इन सब पार्ट्स में, तो एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, रीएब्जॉर्प्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बहुत सारी जगहों पे ये हमारा सिंपल बात करें तो एक्सक्रीशन भी करवाता है और सीक्रीशन भी करवाता है। क्यूबॉइडल के बाद है हमारे थर्ड कॉलमनार एपिथेलियल। पिलर जैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके किसके अंदर, कॉलमनार सेल्स में, पिलर लाइक सेल्स। न्यूक्लियस। लोकेशन इंटेस्टाइन और स्टमक की लाइनिंग, फंक्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। कॉलमनार एपिथेलियल और क्यूबॉइडल एपिथेलियल के साथ साथ कभी कभी इन सेल्स के ऊपर एक ब्रश बॉर्डर भी प्रेजेंट होता है, जो कि इनकी सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और सरफेस एरिया के ड्रास्टिकली इंक्रीज होने पर किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल की या सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल की। तो सबसे पहले मैं आपको कॉलमनार एपिथेलियल बता रही हूँ कि क्या है। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, सिलेंडर जैसे होते हैं, और इनके बीच पे नीचे भी क्या प्रेजेंट होती है, हमारी यही बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियाई थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है क्योंकि भाई सेल इलोंगेटेड है, और बेस की तरफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ा सा इलोंगेटेड है और बेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट है। क्लियर। इसके बाद हम बात करें जो फ्री सरफेस है उस पर माइक्रोवेलाई भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ये माइक्रोवेलाइज आपके सरफेस एरिया को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देती हैं ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो शुरू हो। इसके साथ साथ ये जो एपिथेलियल हैं ये आपके सीक्रीशन भी देते हैं, तो गोबलेट सेल्स का सीक्रीशन है, और एपिथेलियल जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स जो म्यूकस का सीक्रीशन कर रहे हैं वो म्यूकोसा मेम्ब्रेन भी बनाते हैं। तभी मैंने यहाँ पर उस म्यूकोसा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड क्या लिखा है, स्टमक लाइनिंग लिखी है।
क्योंकि ये सेल्स म्यूकस का सीक्रीशन करेंगे, म्यूकोसा मेम्ब्रेन से म्यूकस का सीक्रीशन होगा और यही जो म्यूकोसा का सीक्रीशन हो रहा, म्यूकस का सीक्रीशन हो रहा है, ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन बनाएगा। तभी स्टमक की बात करी। दूसरी मैंने क्या बोला कि इनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम माइक्रोवेलाई कहते हैं। माइक्रोवेलाई की प्रेजेंस है और यही माइक्रोवेलाई इसके सरफेस एरिया को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देती हैं। अब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, एक तो एब्जॉर्प्शन और एक सीक्रीशन। म्यूकस का सीक्रीशन मैंने अभी अभी आपको बताया और माइक्रोवेलाई का प्रेजेंस है तो एब्जॉर्प्शन ही होगा। क्लियर। प्रेजेंट कहाँ होंगे भाई, वही लाइनिंग ऑफ द स्टमक और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे और स्टमक की लाइनिंग पे ये जो दोनों के दोनों पार्ट हैं ये प्रेजेंट होते हैं। फिर मैंने आपको क्या बोला, कभी कभी या तो क्यूबॉइडल सेल में या फिर आपके कॉलमनार सेल्स में एक स्पेशलाइज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, लाइक ये देखेंगे, ये होते हैं हमारे सीलिया। सीलिया भी सिंपल तरीके के भी होते हैं और दूसरे एक काइंड ऑफ सीलिया होते हैं जिसको हम स्टीरियोसीलिया भी कहते हैं। एक मूवमेंट देता है, एक मूवमेंट नहीं देता। इस टाइप का जो सेल है, जो सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल है, इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं और सरफेस जो होती है वो फ्री होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। सीलिया जो है वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन डिसाइड होता है कि भाई कितने सीलियाज जो हैं आपके प्रेजेंट होंगे। बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं और बहुत कम भी हो सकते हैं। सीलिया हमेशा एक तरीके के रिदमिक मूवमेंट में रहता है, मतलब जब भी आप सीलिया की बात कर रहे हैं तो ये रिदमिक मूवमेंट, इस तरीके के मूवमेंट को लगातार शो करता रहता है, जिसकी वजह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट इजीली हो जाए। जैसे हमारे ओविडक्ट्स की बात करें तो ओविडक्ट्स से ओवम को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, आपके यही सीलियास परफॉर्म करते हैं। क्लियर। और इसके साथ साथ कोई चीज़ ट्रैप ना हो इसीलिए भी मूवमेंट चलता रहता है। फंक्शन मैंने आपको क्या बताया, टू मूव द पार्टिकल्स, या फिर पार्टिकल को या म्यूकस को, लाइक हमारे नोस्ट्रल से जब भी जो लगातार म्यूकस बनता जा रहा है उसको मुझे पीछे की तरफ थ्रोट में भेजना है, तो वो किसकी वजह से होता है, सिंपल बोलें तो सीलिया की वजह से होता है। तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको बार बार, आई एम रिपीटिंग अगेन दैट द फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, भाई एक मूवमेंट करेंगे तो किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन के अंदर परफॉर्म करवा दिया जाता है। क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जो एपिथेलियल है यही सीलिएटेड, ये दो तरीके के हैं, एक तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल और एक सीलिएटेड कॉलमनार। सीलिएटेड क्यूबॉइडल में क्यूब सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा और कॉलमनार में आपके लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। फंक्शन क्या है, फंक्शन वही है मूवमेंट, फेलोपियन ट्यूब से एक जगह से दूसरे, कॉलमनार एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं ओविडक्ट्स में या फिर फेलोपियन ट्यूब में, जो कि ओवम को सेंट करने का काम करते हैं, क्योंकि भाई ओवम एक इमोटाइल आपका गेमीट है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकता, तो उसका मूवमेंट जो परफॉर्म करवाया जाता है वो किसके थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल के थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है। क्लियर। आगे बोले रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस को रेस्पिरेटरी नेजल ट्रैक से कहाँ तक भेजने के लिए, हमारे थ्रोट तक भेजने के लिए। भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक में लगातार म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो म्यूकस का फॉर्मेशन करवाया जाता है ये हमारे नेजल चैम्बर से पूरे के पूरे सब्सटेंस को लेके कहाँ डाल देता है, हमारे थ्रोट में डालने का काम करता है। तो ये जो पार्ट है ये किसके थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है, ये भी हमारे सीलिएटेड कॉलमनार के थ्रू ही परफॉर्म करवाया जाता है। लास्ट, इसी के बाद मतलब इसी का कंटिन्यूएशन है, लास्ट नहीं है क्या आपका, सिंपल बात करें तो हमारे सूडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। सूडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, स्ट्रैटिफिकेशन टर्म हमेशा कंपाउंड से आता है। स्ट्रैटिफिकेशन टर्म हमेशा कहाँ से आता है, कंपाउंड एपिथेलियल से। तो जब आप स्ट्रैटिफाइड, सूडोस्ट्रैटिफाइड की बात कर रहे हैं तो ये सेल्स कुछ इस तरीके के होते हैं। देखने में ऐसा लगेगा जैसे डबल लेयर्स हैं, लेकिन इन्हीं लार्ज सेल्स के बीच में एक छोटा सेल प्रेजेंट होता है।
सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, मतलब स्ट्रैटिफिकेशन है लेकिन कैसा, आधा अधूरा। देखने में ऐसा लगता है कि 2 लेयर्स ऑफ सेल हैं, लेकिन न्यूक्लियस 2 लेयर में अरेंज होता है, पर सेल जो है, जो लेयर है वो सिंगल है। ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपके सिंपल सिंपल सेल्स, स्मॉल सेल्स, ये आपके लार्ज सेल्स और इनका न्यूक्लियस। ये जो सेल्स हैं ये हमारे बेसिकली ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं। आपके सिंपल बात करेंगे लोकेशन, तो सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड भी होते हैं, और ज़्यादातर हमारे यूरेथ्रा, मेल के यूरेथ्रा में मिलते हैं, या फिर हम पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें, और सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल जो हैं आपके सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे, सिंपल बात करें तो ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में। और ये जो एपिथेलियल है ये सिंगल सेल, इम्पॉर्टेंट क्या है, सिंगल लेयर है, लेकिन देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि डबल लेयर ऑफ सेल्स जो हैं वो बना रहे हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा ग्लैंडुलर सेल्स। कुछ सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हमारे ग्लैंड्स में कन्वर्ट होके एक तरीके का सीक्रेशन देना भी शुरू कर देते हैं। तो जब ये ग्लैंड में कन्वर्ट होके एक सीक्रेशन देना शुरू कर रहे हैं, तो वही पार्ट आपका क्या बनाता है, वही पार्ट हमारा बनाता है सूडो सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियल। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ का। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।